बीए बीएससी बीकॉम के सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में जो आपका को करिकुलर सब्जेक्ट है वो है ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़। जितने भी बच्चे बीए बीएससी बीकॉम कर रहे हैं थर्ड सेमेस्टर में हैं, 2025 में उनका एग्ज़ाम होने वाला है। तो ये जो पूरा का पूरा मॉडल पेपर आप देख रहे हैं 2024-25 एग्जामिनेशन का है। एनईपी पर बेस्ड जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग है। तो हर यूनिवर्सिटी में देखिए एक अनिवार्य प्रश्न पत्र कर दिया गया है जो आपका को करिकुलर सब्जेक्ट है, और थर्ड सेमेस्टर में आपको इसका पेपर देना है ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़। तो ये तीनों के लिए सेम होता है, यानी बीए जो करते हैं, बीएससी जो करते हैं, बीकॉम जो करते हैं, तीनों के लिए एक ही पेपर होता है। तो थर्ड सेमेस्टर में आपके पेपर का नाम है ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़। तो पूरा का पूरा मॉडल पेपर हम आज देखने वाले हैं। इसमें टोटल 75 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, आपके लिए वीडियो आज का हेल्पफुल होगा, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ सारा का सारा आपके एग्जाम में भी आ सकता है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन होते हैं पेपर से ही बहुत ज़्यादा मिलते जुलते आते हैं हर यूनिवर्सिटी में। इसके अलावा भी मैंने कई सारी वीडियोस प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर पर भी अपलोड की हैं, तो आप प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिएगा। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका जो पेपर होता है हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया जाता है। जो क्वेश्चन यहाँ इंग्लिश में होगा यही क्वेश्चंस इधर हिंदी में होंगे, तो आप दोनों में पढ़ते रहिएगा, इससे काफ़ी हेल्प भी मिलती है। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है ... नैतिक मूल्यों को महत्व दिया है। तो आदर्शवाद ने नैतिक मूल्यों को महत्व दिया है। जो आपका राइट आंसर होगा वो मैं जल्दी जल्दी फटाफट से बोलती चलूँगी, तो आप लोग नोट करते रहिए, याद करते रहिए। ऑप्शन नंबर 2 इसमें आपका राइट आंसर है। आपका क्वेश्चन नंबर 2 है मूल्यों का प्रशिक्षण दिया जाता है। तो मूल्यों का जो प्रशिक्षण है, यानी जो ट्रेनिंग होती है या जो सिखाया जाता है मूल्य के बारे में, वो विद्यालय में भी सिखाया जाता है, फैमिली में भी सिखाया जाता है, जो धार्मिक संस्थान होते हैं वहाँ पर भी सिखाया जाता है। तो मूल्यों का प्रशिक्षण सभी में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। ये बात तो आप जानते ही हैं कि आपका राइट आंसर आपको OMR शीट पर फिल करना होता है, तो आपको एग्जाम में दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है मूल्य का अर्थ है। तो देखें सामाजिक आधार, दार्शनिक आधार, मनोवैज्ञानिक आधार, उपरोक्त सभी मूल्य का अर्थ है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे पहले भी पूछा गया था, फिर इस बार भी एग्जामिनेशन में ये दिया गया है। ये जो पेपर है इसी साल का है, 2024 दिसंबर में ये पेपर हुआ है। महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय का ये पेपर है, और बाकी यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी ये इम्पोर्टेंट होगा। विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। तो स्वामी विवेकानंद के अनुसार जो शिक्षा है वो जीवन निर्माण करने वाली होनी चाहिए, मानव निर्माण करने वाली भी होनी चाहिए, चरित्र निर्माण करने वाली भी होनी चाहिए। तो उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर है। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, ये भी पेपर में ज़रूर आता है, हर साल आता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कार्य के बिना धन एक घातक पाप है। यह गांधी के इस दृष्टिकोण पर बल देता है। तो ये बल देता है रोटी श्रम अवधारणा पर भी और ट्रस्टशिप अवधारणा पर भी। तो राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो बोथ हो जाएगा, 1 और 2 दोनों, क्योंकि ये भी राइट है ये भी राइट है, तो थर्ड वाले पर आप टिक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन आपका है गांधी जी ने 1925 में यंग इंडिया में कितने पापों का उल्लेख किया था। तो गांधी जी ने इसमें 7 पापों का उल्लेख किया था। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका खोजे गए डेटा की गोपनीयता बनाए रखने के लिए ब्लैंक है फिर का उपयोग करना आवश्यक है। तो खोजे गए डेटा की गोपनीयता को बनाए रखने के लिए टोर ब्राउजर आवश्यक होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका विंग्स ऑफ फायर द्वारा लिखा गया था। तो विंग्स ऑफ फायर के राइटर कौन थे? APJ अब्दुल कलाम थे। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है डॉक्टर अबुल कलाम का पूरा नाम क्या है। तो ऑप्शन पढ़िए, पढ़कर ही आपको पता चल जाएगा। इनका पूरा नाम है अबुल पाकिर ज़ैनुल आबदीन अब्दुल कलाम। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है संगठित अपराध के लिए कार्य क्षेत्र प्रदान करता है। तो भ्रष्टाचार प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। देखिए भ्रष्टाचार से भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपके ह्यूमन वैल्यूज़ में आते हैं, तो याद करके ही जाइएगा। अगला क्वेश्चन है भ्रष्टाचार के क्या कारण है। तो ऑप्शन नंबर 1 है आर्थिक असुरक्षा, ऑप्शन नंबर 2 है आयकर की उच्च दर, ऑप्शन नंबर 3 है लोकतांत्रिक प्रणाली। तो ये तीनों ही भ्रष्टाचार के कारण हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। अच्छा देखें, इसके पहले भी मैंने और 2 वीडियोस अपलोड कर रखी हैं। अगर आपने वो 2 वीडियोस देख ली और ये एक वीडियोस,
ये 3 वीडियोस आपके लिए इनफ होगी। यहाँ से आप पढ़ के चले जाएंगे तो आपको फिर और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तीनों मॉडल पेपर से जितने भी क्वेश्चन आप देखेंगे समझ लीजिए कि पूरा पेपर आपका यहीं से आ जाएगा हर यूनिवर्सिटी में। अगला क्वेश्चन आपका है, रिश्वतखोरी अधिनियम 2010 में कितने अपराध शामिल हैं? तो इसमें 4 अपराध शामिल हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, NCAP का पूर्ण रूप क्या है? तो NCAP का पूरा नाम यानी फुल फॉर्म है राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 आपका है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना 2015 में हुई थी। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इथोस का अर्थ है? तो इथोस का अर्थ है रीति रिवाज। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन आपका है, आचार नीति एक विज्ञान है? तो आचार नीति एक मानक विज्ञान है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 आपका है, ध्यान का वह रूप जो एक शब्द को बार बार दोहराने पर केंद्रित होता है कहलाता है? तो ध्यान का कौन सा वो रूप है जो एक शब्द को बार बार दोहराने पर केंद्रित होता है? तो वो रूप है मंत्र ध्यान। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, विधायी निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व CSR वाला विश्व का एकमात्र देश है? तो हमारा भारत है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन है, परोपकारी गतिविधियों में से एक है? तो देखो, परोपकारी गतिविधि ये जुड़ा है दान से, डोनेट करने से। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है, दान करना। क्वेश्चन नंबर 20 है, CSR क्षेत्र निकटता से जुड़ा हुआ है? यानी जो CSR क्षेत्र है, ये जो फील्ड है, किससे बहुत ज़्यादा नज़दीकी से जुड़ी है? तो ये सतत विकास से जुड़ी है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट का आरंभ कब किया था? तो 1975 में किया था, 4 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निगमित शासन है? तो क्रिया विधि का संग्रह ये निगमित शासन है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। नैतिक निर्णय प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या है? तो ये है परिणाम से सीखना। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। अगला आपका क्वेश्चन है, व्यावसायिक अभ्यास तथा नैतिक अभ्यास में निर्णयन, यानी जो निर्णयन का मतलब डिसीजन मेकिंग। तो व्यावसायिक अभ्यास में या नैतिक अभ्यास में डिसीजन मेकिंग मतलब कैसा होना चाहिए? तो इसमें क्या होता है, इसमें देखो ऑप्शन पढ़ेंगे आप अगर, तो आपका पहला ऑप्शन है, को पर्यवेक्षकों तथा प्रशासकों पर छोड़ देना चाहिए। ये तो आपका राइट है नहीं। सेकेंड है, को अलग मुद्दे माना जाना चाहिए। मतलब व्यावसायिक अभ्यास के लिए या नैतिक अभ्यास के लिए इनके डिसीजन मेकिंग के लिए अलग मुद्दे माना जाना चाहिए। तो ये हम देख सकते हैं कि एक पहलू से ये ठीक लगता है, लेकिन जब हम अगला ऑप्शन पढ़ते हैं कि में विभिन्न पद्धतियाँ शामिल हैं, तो अगर हम व्यावसायिक अभ्यास की बात करें या नैतिक अभ्यास की बात करें तो क्वेश्चन में आपके दोनों पूछ रहा है। तो दोनों के अकॉर्डिंग अगर हम अपना राइट आंसर देखें तो इनमें इनके डिसीजन मेकिंग में बहुत सारी पद्धतियाँ शामिल हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। तो इस पर आप टिक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, वांछनीय व्यवहारों तथा लक्ष्यों के बारे में व्यक्तिगत विश्वास हैं जो समय के साथ स्थिर होते हैं तथा निर्णय लेने को प्रभावित करते हैं? तो वो है व्यक्तिगत मूल्य। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका है, प्रबंधन का भारतीय मॉडल है? तो प्रबंधन का भारतीय मॉडल है चैतन्य समग्रता। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वैदिक शब्द है जो किसी के चुने हुए लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक तरीका है? तो वो है साधना। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सृष्टि के मूल तत्व हैं? तो सृष्टि के टोटल 5 तत्व हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नैतिक दुविधा क्या होती है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, नैतिक दुविधा का मतलब है कि इसमें किसी व्यक्ति को चूज करना होता है कई चीज़ों में कि क्या सही है और क्या गलत। तो नैतिक दुविधा का मतलब है कि क्या सही है और क्या गलत के बीच में संघर्ष होना। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 आप देखिए, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें से कौन सा वह कारक है जो नैतिक तथा अनैतिक व्यवहार को प्रभावित करता है? तो वो आपका नैतिक दुविधा है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 31 आपका है, निम्नलिखित में कौन सा विपणन नैतिक मुद्दे की श्रेणी नहीं है? तो अधिमूल्य नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा विपणन के विरुद्ध आलोचना का एक सामान्य स्रोत नहीं है? तो विश्व व्यापार संगठन नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। अगला आपका क्वेश्चन है, विज्ञापन में अति प्रशंसा, तो ये क्या होता है? एक नैतिक मानक है जिसकी ओर मानक मीडिया को प्रयास करना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3 ये आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 34 नंबर क्वेश्चन है आपका, विपणन नैतिकता में किन नैतिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है? तो कालाबाजारी का भी, भ्रामक विज्ञापन का भी, विज्ञापन की विषय वस्तु का भी, तो सभी का करना पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निजीकरण को प्राप्त किया जा सकता है द्वारा, किसके द्वारा? पट्टा के द्वारा, फ्रेंचाइजी के द्वारा, अनुबंध के द्वारा, यानी सभी के द्वारा किया जा सकता है, तो उपरोक्त सभी ये आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। अगला देखेंगे, उदारीकरण का उद्देश्य क्या है? तो आर्थिक सुधार उदारीकरण का उद्देश्य है, ऑप्शन नंबर 3 ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशल मीडिया की हानि कौन सी है? तो सोशल मीडिया का अगर हम डिसएडवांटेजेस देखें तो इसमें से पारदर्शिता ये आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3 ये राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, साइबर सुरक्षा की नैतिक समस्या कौन सी है? तो साइबर सुरक्षा की अगर हम नैतिक समस्या देखें तो गोपनीयता का हनन भी है, हैकिंग भी है, कॉपीराइट का उल्लंघन भी है, तो उपरोक्त सभी ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक खाद्य पदार्थ की कृषि लागत है, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जैविक खाद्य पदार्थ की कृषि लागत पारंपरिक कृषि से अधिक है, ऑप्शन नंबर 1 ये आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, एक मार्क मानक या फिर डॉट डॉट है की प्रत्याभूति है, तो गुणवत्ता होगा आपका राइट आंसर, यानी कि एक मार्क मानक गुणवत्ता की प्रत्याभूति है, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, 41 नंबर क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र का अंग है, तो पौधे भी हैं, जंतु भी हैं, अपघटक भी है, तो उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर है। देखिए इकोसिस्टम से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके इस पेपर में आएंगे, तो इसलिए आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, तो फसल का मैदान है, ऑप्शन नंबर 3 ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन अथवा रात में प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? अच्छा देखिए बच्चों, पीछे जो बैकग्राउंड नॉइस है ये आप इग्नोर कीजिएगा, आप लोग मेरी बातों पे ध्यान दीजिए, तो अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए। दिन अथवा रात में प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, श्वसन प्रक्रिया में पौधे कौन सी गैस उत्सर्जित करते हैं? तो देखिए श्वसन प्रक्रिया, जब पौधे श्वसन प्रक्रिया करते हैं मतलब उनका जो सांस लेने का प्रोसेस होता है, तो वो कौन सी गैस छोड़ते हैं? तो वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, O2 छोड़ते हैं, और O2 हम ग्रहण कर लेते हैं, और मनुष्य क्या छोड़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, तो वो कौन ग्रहण करता है? वो पौधे ग्रहण कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, उत्पादक कहलाते हैं, तो पौधे और जंतु ये दोनों उत्पादक कहलाते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 पे देखिए दोनों 1 और 2 ऑप्शन नंबर आपका राइट है, तो 3 पर आप टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्पादक कहलाते हैं, तो पौधे और जंतु दोनों उत्पादक कहलाते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 ये आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत में उपस्थित है, तो ओजोन परत जो है समतापमंडल में उपस्थित है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। पृथ्वी पर शुद्ध जल है, तो पृथ्वी पर देखिए शुद्ध जल जो है 2.5% है, कहीं कहीं पर आप देखेंगे तो 2.7% भी देता है, और कहीं कहीं 3% भी देता है, तो ऑप्शन में आपका जैसा आएगा आप वैसा टिक करेंगे। यहाँ पर देखिए 2.5 ही आपका ऑप्शन है, उसके अलावा तो आप कोई भी राइट नहीं देख रहे हैं, तो यही आप टिक कर दीजिएगा। अगर ये ना देख के 2.7 आए या 3 आए तो आप वो टिक कीजिएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंड स्टोन से संबंधित है, तो देखो सैंड स्टोन को हिंदी में बलुआ चट्टान कहते हैं, तो सैंड स्टोन संबंधित है बलुआ चट्टान से, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव मंडल, तो जैव मंडल एक संरक्षित क्षेत्र है, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़े आकार का पक्षी है, तो शुतुरमुर्ग है, ये तो आप जानते ही हैं कि ये सबसे बड़े आकार का पक्षी है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 शुतुरमुर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुदाय के अंदर विविधता कहलाती है, तो अल्फा विविधता कहलाती है, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन एक जीवमंडल परिरक्षण क्षेत्र नहीं है, तो सारिस्का नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 ये आपका राइट आंसर है।
अगला क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखलाओं में मानव की क्या भूमिका होती है? तो राइट आंसर है उपभोक्ता, ये आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला क्या है? तो वह मार्ग जिसमें ऊर्जा तथा पोषक तत्व परितंत्र के माध्यम से प्रवाहित होते हैं वो खाद्य श्रृंखला है। ऑप्शन नंबर 4 ये आपका राइट आंसर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी पिरामिड को किसने तैयार किया? तो चार्ल्स एल्टन ने तैयार किया। ऑप्शन नंबर 3 ये आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है जनसंख्या में भारत का वैश्विक स्थान क्या है? तो पहला स्थान है। ऑप्शन नंबर 1 ये आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे स्थिरता विज्ञान सतत विकास सत्ता की अवधारणा का अध्ययन है, तो पर्यावरण विज्ञान का। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। जनसंख्या भूगोल की शाखा है, तो जनसंख्या भूगोल मानव भूगोल की एक शाखा है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है सतत विकास शब्द किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो 1987 में आया। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ब्रिटेन का कितना भाग पहले से ही चक्रीय है? तो 19%। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 किस तिथि को लागू हुआ? 19 नवंबर 1986 को लागू हुआ। ऑप्शन नंबर 4 ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जल प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये 1974 में लागू हुआ। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है जल अधिनियम में निहित है, तो 64 धाराएं निहित हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। क्योटो प्रोटोकॉल के लिए प्रथम प्रतिबद्धता अवधि कब समाप्त हुई? तो 2012 में समाप्त हुई। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है बेसेल सम्मेलन मुख्यतः संबंधित है, तो ये हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ तथा उनके निपटान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 22 सितंबर 1974 को। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार द्वारा CPCB में कितने पदाधिकारियों को नामित किया जा सकता है? तो 5। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका है बहुत ही इंपॉर्टेंट है पर्यावरण शिक्षा केंद्र की स्थापना हुई थी, तो 1984 में हुई थी। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है NGT का पूर्ण रूप क्या है? तो NGT का पूर्ण रूप नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI की किस श्रेणी का मानव स्वास्थ्य पर सबसे गंभीर प्रभाव पड़ता है? तो 401 से 500। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है EMS प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या है? तो पर्यावरण नीति स्थापित करना। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है EMS कार्यान्वयन का कौन सा स्तर आंशिक EMS कार्यान्वयन रणनीति है? तो स्तर 2। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है EIA कब प्रारंभ हुआ? तो 1960 के दशक में प्रारंभ हुआ। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है EIA में कितने चरण होते हैं? तो इसमें 4 चरण होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है EMAS या ISO 14001 में से कौन सी प्रमाणन प्रणाली किस कंपनी के लिए सबसे अधिक चुनौतीपूर्ण है? तो ISO 14001 के लिए। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। तो ये 75 क्वेश्चंस आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको तैयार कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।